नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी भी भूमि है जो ऊसर है, यानी कि उसमें खेती करना संभव नहीं है और इसलिए ऐसी ऊसर भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया जा रहा है। तो ऊसर खेत सुधारने की तकनीक क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं टीडी कॉलेज अटर्रा मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग के डॉक्टर मोहम्मद हलीम खान। पूरे भारतवर्ष में ऊसर का क्षेत्रफल लगभग 24 लाख हेक्टेयर है। उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 12.24 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर से ग्रसित है। इस समस्याग्रस्त जमीन को सुधार कर उसमें खेती करने से खाद्य समस्या का काफी हद तक हल निकाला जा सकता है। इसमें होता क्या है कि जमीन में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो जमीन की ऊपरी सतह पर जिस पर खेती की जाती है विभिन्न प्रकार के सोडियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की अधिकता हो जाती है, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की असंतुलन पैदा हो जाता है और मिट्टी की भौतिक और जैविक दशा खराब हो जाती है और मिट्टी जो है पौधों को पोषण देने में असमर्थ होती है। तो वैज्ञानिक तौर तरीकों के हिसाब से यह ऊसर भूमियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली भूमि जिसको लवणीय मृदा कहते हैं, ऐसी भूमि जिसमें लवणों की मात्रा यानी सोडियम के क्लोराइड की मात्रा जो है लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। दूसरी प्रकार की भूमि है वो क्षारीय भूमि होती है जिसमें सोडियम के कार्बोनेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय तथा अम्लीय, जो कि खेती योग्य भूमि नहीं होती। यदि लवणीय मृदाओं की बात करें तो इसका पीएच मान 8.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा लवण युक्त क्षारीय मिट्टी में दोनों के ही मृदाओं के मिश्रित लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ऐसी भूमियां क्यों बनती हैं, इनके बनने का कारण क्या है। तो ऊसर भूमि बनने का जो मुख्य कारण है वो है, पहला यह है कि उचित जल निकास की व्यवस्था न होना। मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मिट्टी के निचली सतह में करीब 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे या उससे और नीचे अधोमृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों का निर्माण हो जाना। जब ये ग्रंथियां निर्माण हो जाती हैं, एक हार्ड सतह या कठोर सतह मिट्टी के निचली सतहों में विकसित हो जाती है, तो उस मृदा में जो भी पानी भरता है उसका जो है नीचे की सतहों में निक्षालन नहीं होता है। निक्षालन न होने की वजह से जब तापमान अधिक होता है गर्मी में, तो यह मिट्टी में जो मृदा में जो पानी भरा रहता है वह वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और वाष्पीकरण के साथ में नीचे के जो साल्ट हैं, लवण है, वो मृदा की ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और जब मृदा की ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, साल्ट की अधिकता हो जाती है, तो मृदा में यह लवण पौधों पर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं। और विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं कि जैसे लगातार खेती में उर्वरकों का प्रयोग करना, लगातार किसी खेत में क्षारीय जल से सिंचाई करना, नहरों के जल से सिंचाई करना, यह प्रमुख कारण है। ऊसर को सुधारने की जो सबसे उपयुक्त विधियां हैं, जो व्यवहारिक रूप से जिसको किसान भाई अपना सकते हैं, तो पहली विधि है निक्षालन विधि। निक्षालन विधि में मृदा को चारों तरफ से जो प्रभावित भाग है उसमें मेड़बंदी कर देते हैं। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र का सुधार करना हो वहाँ पर पानी का इंतजाम करना बहुत ही आवश्यक है। बिना पानी के ऊसर सुधार का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो निक्षालन विधि में करते क्या है कि प्रभावित क्षेत्र को या खेत का जो हिस्सा प्रभावित है उसमें चारों तरफ से मेड़बंदी कर देते हैं। मेड़बंदी करने के बाद उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसको किसी भी यंत्र से या झाड़ू से या और किसी लकड़ी के सहारे से उस पानी को पूरा गदला कर देते हैं उसको, और गदला करने के बाद किसी एक नाली की सहायता से, अब ये विशेष ध्यान देना है कि नाली या तो सीमेंट के पाइप की हो या प्लास्टिक के पाइप की हो,
उस नाली के सहायता से उस गदले पानी को ड्रेन कर देते हैं, जल निकास कर देते हैं, तो मृदा की ऊपरी सतह में जितने लवण होते हैं वो बहकर नष्ट हो जाते हैं और काफ़ी हद तक लवणों की सांद्रता कम हो जाती है। दूसरी वृद्धि है लवणों को खुरचना। लवणों को खुरचने में क्या करते हैं, खेत प्रभावित हिस्से को जो है हम खुरच के स्क्रैप करके जो ऊपरी सतह के लवण हैं उनको खुरचने के बाद उनको किसी दूसरे स्थान में डंप कर देते हैं, जो बेकार की जगह है नदी नालों में जहाँ पर खेती नहीं करते हैं उसको दबा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब दूसरी विधि आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में मृदा को सुधारने की कई मृदा सुधारकों का प्रयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहला है जिप्सम और दूसरा है पायराइट। अब ये मिट्टी के पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि मृदा का पीएच क्या है। सामान्यतः ऊसर मृदा में 12 से 14 टन जिप्सम प्रयोग किया जाता है। 12 से 14 टन जिप्सम को मृदा में जुताई के समय पूरी तरीके से समांग रूप से मिला देते हैं। यह जिप्सम मृदा में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट को सोडियम सल्फेट में बदल देता है, जो कि पानी में घुलनशील है और मृदा में ऊसर के क्षारीयता को कम करता है। दूसरा सुधारक है पायराइट FeS2। इस सुधारक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें सुधारने का गुण होने के, अम्ल उत्पादक गुण होने के साथ साथ इसमें आयरन और गंधक भी पाया जाता है, जो कि मुख्य पोषक तत्व। आयरन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है और गंधक आपका द्वितीयक पोषक तत्व है। तो इसके सुधारने से ऊसर सुधार के साथ साथ ऊसर मृदाओं में ये दो आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। तीसरी ऊसर सुधार की जैविक विधि है। जैविक विधि में हम जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें से सीरा या प्रेसमेट जो गन्ने का सीरा होता है उसको प्रयोग करने से मृदा में अम्ल उत्पादन होता है। अम्ल का उत्पादन होने की वजह से मृदा की क्षारीयता कम होती है और वो उदासीन मृदा की तरफ आती है। दूसरे में क्या होता है, पूरे प्रभावित खेत को क्षेत्र में मेड़बंदी करने के बाद करीब 100 कुंटल, 1 हेक्टेयर में करीब 100 कुंटल धान की पुआल को समांग रूप से बिछा देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद जब धान की पुआल का डिकम्पोजिशन या सड़ना होता है तो सड़ने गलने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अम्ल उत्पन्न होते हैं और वह अम्ल मृदा की क्षारीयता को कम करते हैं और वह जो सड़ने के बाद जो पुआल से कार्बनिक पदार्थ होता है वह कार्बनिक पदार्थ मृदा की संरचना को सुधारते हैं। दूसरा एक जैविक पदार्थ है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। प्रभावित खेत में नील हरित शैवाल की कल्टीवेशन करके, खेती करके, तो नील हरित शैवाल का जो गुण होता है वो मृदा में वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इसके बाद जब उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, उस एल्गी का, उस शैवाल का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो वह मिट्टी में काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को भी मेंटेन करती है। ढैंचा, सनई, लोबिया, बरसीम आदि को खेत में लगाते हैं तथा जब यह फसलें पुष्पन अवस्था में आ जाएं, तब उन्हें खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इससे मृदा की भौतिक संरचनाओं में सुधार आएगा। इसके साथ ही गोबर की खाद व कंपोस्ट का प्रयोग करें। इन खादों के सड़ने से मृदा में जैव रासायनिक क्रिया होती है, जिससे मृदा में सुधार होता है। तो कुल मिला के इन सब प्रविधियों को अपनाकर हम जो ऊसर भूमि है, जो अनुत्पादक भूमि है, उसको सुधार कर उसमें खेती की जा सकती है। और ऊसर सुधार के प्रथम वर्ष में धान, गेहूं और हरी खाद के फसल चक्र को अपनाने का प्रयास करें, जिससे कि ऊसर सुधार सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं की अच्छी सेहत के लिए इनके खान पान का ठीक से ध्यान रखना होता है, तब जाकर इनसे हमें दूध का अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इनके खान पान में कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, विस्तार से बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, समय से प्रजनन के लिए और उनकी क्षमता का पूरा दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए पशुओं के पोषण प्रबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए पशुओं को 2 प्रकार से आहार की व्यवस्था की जाती है, जिसमें चारा और दाना। चारा मुख्य रूप से 2 रूपों में दिया जाता है।
हरे चारे के रूप में और सूखे चारे के रूप में। सूखा चारा किसान भाई गेहूं का भूसा और धान का पुआल खिलाते हैं। धान का पुआल अगर लगातार खिलाते हैं तो इससे पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि धान के पुआल में एक रसायन ऑक्जेलेट पाया जाता है जो पशुओं के शरीर से कैल्शियम अपने साथ निकाल लेता है, और जो हम पशुओं को चारा या दाना देते हैं वो पशुओं के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, पशुओं के शरीर से कैल्शियम दूध में मिल करके शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पशुओं को कैल्शियम की अलग से पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारा पशु का स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है और उनका उत्पादन घटने लगता है। तो इसके लिए जब धान का पुआल अगर खिला रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उनको मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन दाने में मिला करके देना चाहिए। अगर मिनरल मिक्सचर पाउडर नहीं मिल पाता है तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत खड़िया मिट्टी है, जिसको 100 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से चूनी चोकर में मिला करके जो भी दाना दे रहे हैं, रातिब दे रहे हैं, उसमें मिला करके खिलाना चाहिए। अब बात आती है हरे चारे की। हरा चारा इस समय किसान भाइयों के पास बरसीम और जई उपलब्ध है। बरसीम को बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पशुपालक भाई खिला देते हैं जानवरों को तो जानवर का पेट फूलने लगता है या बहुत पतला दस्त करने लगते हैं। तो इसके लिए कोशिश ये करना चाहिए कि हरे चारे और सूखे चारे का अनुपात 3:1 के अनुपात में हरा चारा और सूखा चारा मिला करके पशुओं को देना चाहिए। और बरसीम की कटाई की जो व्यवस्था है, इस समय जब ओस समाप्त हो जाए पत्तियों से, तब जो है खास तौर से दोपहर के समय अगर बरसीम की कटाई या जई की कटाई करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे पशुओं में पेट फूलने की समस्या नहीं रहती है। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं संतुलित दाना मिश्रण को बनाने की। तो आप दुधारू पक्षियों के आहार में इसको समावेश करने के लिए स्वयं आप कैसे बनाएं इसका दाना मिश्रण, आइए जानते हैं। संतुलित दाना मिश्रण पशुओं को देना चाहिए। गांव में अक्सर देखा जाता है कि कुछ पशुपालक भाई जानकारी के अभाव में जो उनके पास चाहे गेहूं उपलब्ध हो जाता है या कुछ लोग जो है गेहूं का आटा ही डाल देते हैं या कुछ लोग जो है चावल की पालिश अगर उपलब्ध हो जाती तो वो खिला देते हैं। तो इस तरह से पशुओं को संतुलित पशु आहार नहीं मिल पाता है और उनकी जो शरीर की आवश्यकता है पोषक तत्वों की वो पूरी नहीं हो पाती है। इसके लिए संतुलित दाना मिश्रण पशुपालक भाई अपने घर पर बना सकते हैं। इसमें एक भाग मोटा अनाज जिसमें गेहूं का दरिया कर सकते हैं, मक्का की खेती अगर करते हैं, मक्का उपलब्ध हो जाता है तो मक्का का दरिया कर सकते हैं, या ज्वार बाजरा जौ जो भी पशुपालक भाइयों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा एक भाग दलहन की चूनी, चना मटर मसूर जो उपलब्ध हो जाती है, दूसरा भाग ये हो गया। तीसरा एक भाग जो है सरसों की खली सभी पशुपालक भाइयों के पास अधिकतर जो है उपलब्ध हो जाती है। खेती करते हैं अगर तो सरसों की खेती जरूर करते हैं तो सरसों की खली एक भाग मिला लेना चाहिए। ये तीनों खाद्य सामग्री, ये अनाज के अवयव बराबर मात्रा में मिला करके इसमें 2.5% खनिज मिश्रण जो कि राजकीय पशु चिकित्सालयों से उपलब्ध हो सकता है। यदि वहाँ नहीं उपलब्ध है तो मेडिकल स्टोर पर जहाँ पर जानवरों की दवाएं मिलती हैं वहाँ से ले करके इसमें 2.5% मिला सकते हैं। इसके अलावा 2.5 किलोग्राम या 2.5% आयोडीन युक्त नमक इसमें मिला देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पशु आहार पशुपालक भाई अपने घर पर बना सकते हैं, जिसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहेगी और वो बाजारू जो पशु आहार हैं उनसे थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है हम अपने पशुओं को अच्छा पशु आहार उपलब्ध करा सकते हैं। अब ये दाना मिश्रण या ये जो संतुलित आहार है कितनी मात्रा की आवश्यकता है ये जानने की जरूरत है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें यदि गाय पालन कर रहे हैं तो 3 लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम पशु आहार देंगे
और भैंस पालन कर रहे हैं तो 2.5 लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम पशु आहार देंगे। इसके अलावा 1 से 1.5 किलोग्राम पशु आहार जीवन निर्वाह के लिए हमेशा दिया जाएगा। जब आपका जानवर जब दूध दे रहा है तब भी देना है, या गर्भावस्था में है तब भी उसको खिलाना है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दंडोली, जिला प्रतापगढ़ के अतुल कुमार यादव ने। आपने गन्ना की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं डॉक्टर ए के तिवारी, कृषि वैज्ञानिक, फसल सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली। किसान भाइयों, इस समय आपकी नकदी फसल, जो मुख्य रूप से आपकी नकदी फसल है वो गन्ना है, जो कि ज़्यादातर क्षेत्रों में जिसकी खेती की जाती है और इससे किसानों की आमदनी भी नकदी फसल होने के नाते काफ़ी सुनिश्चित मानी जाती है कि ये किसानों को ज़्यादा लाभकर होगी और फ़ायदा अच्छा मिलेगा। ऐसे में किसान भाई इस समय अपने खेतों की देखरेख अगर करें, सही तरीके से कर लें, तो निश्चित रूप से उनके गन्ने का अच्छी तरह से फसल बढ़ेगी और आगे चल के अच्छा उत्पादन देगी। तो किसान भाइयों, इस समय देखते होंगे आप कि अगर आप खेत में जाएं तो चाहे शरदकालीन गन्ना आपने बोया हो, चाहे पेड़ी आपके पास हो, चाहे गन्ने की जो भी आपकी इस समय अवस्था हो, देखते होंगे कि किसी न किसी रूप से आपका गन्ना प्रभावित होता है। तो गन्ना का जो मुख्य रूप से कीड़ा होता है उसको हम बेधक कहते हैं, बोरर कहते हैं। अब इसमें गन्ने में लगने वाले बोरर की संख्या तो 8-9 है, जिसमें से मुख्य रूप से अंकुर बेधक और चोटी बेधक कीट का प्रकोप इस समय अधिक होता है। अंकुर भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक रहता है। इसका प्रकोप होने पर पौधों के बीच की गोब सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से ये खिंच भी जाती है तथा इस गोब को सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। और चोटी बेधक कीट का प्रकोप मार्च माह से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा तितली सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाता है। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच की मध्य शिरा में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इन कीटों को आसानी से पहचान सकते हैं। इन कीटों से फसलों को बचाने के लिए बुआई के समय ही प्रबंधन करना सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए गन्ना बुआई के समय 2.5 से 3 कुंतल नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यदि नीम की खली उपलब्ध न हो तो भी इन बताए जा रहे रसायनों का प्रयोग करें। तो उसके लिए आप एक जो रसायन है, जैसे रीजेंट है 0.3%, जिसकी मात्रा करीब 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो 4-8-10G इसकी भी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें डाल दें और इसके बाद इसको देखेंगे तो ये अपनी आप इसकी समस्या समाप्त हो गई। किसान भाइयों, इन कीटों से फसल को बचाने के लिए खड़ी फसल में उचित समय पर सिंचाई करते रहें। खेत में गन्ने की पत्तियां बिछाएं। ये सभी कार्य करने के बावजूद भी अगर खड़ी फसल पर कीटों का प्रकोप हो रहा है तो कीटनाशकों का स्प्रे करें, जिसके लिए कोराजन दवा काफी कारगर है। लेकिन इस दवा का प्रयोग एक ही बार करें, क्योंकि इस दवा का प्रभाव बहुत अधिक समय रहता है। बार बार इसका प्रयोग करने से मिट्टी पर बुरा असर पड़ता है। इस दवा की 375 मिलीलीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव करते समय स्प्रेयर की नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपने कार्य सही तरीके से कर सके। दूसरा एक चीज इसके लिए ये भी कर सकते हैं, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम और ट्राइकोग्रामा किलोनिस, इसके ट्राइको कार्ड के रूप में मिलता है और कम से कम 50,000 वयस्क 1 हेक्टेयर के अंदर अगर आप
रिलीज करेंगे तो ये समझें कि इस कीड़ों के अंडों को ये नष्ट कर देंगे और इससे आपकी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो मुख्य रूप से इसे भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर समय पर अपनी फसल की देखरेख करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था रखेंगे और इसमें सिंचाई नियमित रूप से करते रहें, गुड़ाई करें, तो गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी और अच्छा लाभ देगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह। हल्दी की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।